इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग कंजक्शन पढ़ेंगे। कंजक्शन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है सेंटेंसों को बनाने में, सेंटेंसों को जोड़ने में। अंग्रेजी ग्रामर में कंजक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो कंजक्शन जानने से पहले हम लोग कंजक्शन का डेफिनेशन जानेंगे। मतलब वाक्य को जोड़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका डेफिनेशन समझेंगे। छोटा सा डेफिनेशन है, परिभाषा जो है। तो इसका परिभाषा ये होता है कि कंजक्शन इज अ वर्ड। कंजक्शन वह शब्द होता है, कंजक्शन इज अ वर्ड। ये वाक्यों को भी जोड़ता है ना, सेंटेंसों को भी जोड़ता है। तो बता रहे हैं कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स आर सेंटेंसेज। टू वर्ड्स आर सेंटेंसेज, जो वर्ड्स को और सेंटेंस को आपस में जोड़ता है उसको हम कंजक्शन बोलते हैं। टू वर्ड्स आर सेंटेंसेज टुगेदर लिख सकते हो। टुगेदर माने जोड़ता है तो साथ में जुड़ेगा ही। टू वर्ड्स आर सेंटेंसेज टुगेदर मतलब कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो वाक्यों या शब्दों को आपस में जोड़ता है, कंजक्शन कहलाता है। और कंजक्शन हमारे ढेर सारे होते हैं। इसको एक चीज़ ये भी जानो कि इसे हम ना सेंटेंस लिंकर भी कहते हैं। इसे सेंटेंस लिंकर, कंजक्शन को सेंटेंस लिंकर कहते हैं। लिंक मतलब समझ रहे हो ना, जोड़ने वाला, सेंटेंस को जोड़ने वाला, वाक्यों को जोड़ने वाला, वाक्यों को जोड़ने वाला सेंटेंस लिंकर भी बोलते हैं। वाक्यों को जोड़ने वाला सेंटेंस लिंकर भी कहते हैं। देखो हमारा पहला कंजक्शन जो होता है वो होता है नॉट ओनली बट आल्सो। देखो पहला हम यूज बता रहे हैं कि नॉट ओनली बट आल्सो का, नॉट ओनली तो डैश डैश करके रहेगा बट आल्सो। इसका मतलब ये हो गया कि नॉट ओनली के बाद बट आल्सो लगाएंगे। दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे। नॉट ओनली आएगा, उससे थोड़ी दूर जाने पर बट आल्सो लगेगा। तो इसको हम एक वाक्य के द्वारा समझते हैं कि नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग जो होगा वो हम किस प्रकार वाक्यों को जोड़ने में करते हैं। इसे एक सेंटेंस दिया हुआ है कि राम इज राइटिंग अ लेटर। राम इज राइटिंग अ लेटर। राम इज राइटिंग अ लेटर। राम इज राइटिंग अ लेटर और राम इज वॉचिंग अ टीवी। दोनों, इसका सब्जेक्ट दोनों का क्या है, सेम है। राम इज वॉचिंग टीवी। राम इज वॉचिंग टीवी, टेलीविज़न हो गया, टीवी। तो अब इन दोनों वाक्यों को एक में जोड़ना हो तो नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली मतलब हो गया नॉट ओनली बट आल्सो कि राम यही नहीं करता बल्कि ये भी करता है। नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब समझ जाना कि ये ही नहीं करता, नॉट ओनली सिर्फ ये ही नहीं किंतु ये भी समझना। ये ही नहीं, इसका भाव समझ लेना कि ये ही नहीं बल्कि ये भी तो ज़्यादा क्लियर होगा। बल्कि ये भी, जब भी ऐसा वाक्य बने तो हम वाक्यों को नॉट ओनली बट आल्सो। देखो सेंटेंस तो दिया रहेगा लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि ये किस वाक्य से जुड़ेगा। ये नहीं है कि हम अभी सेंटेंसेस पढ़ोगे वहाँ ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा, लेकिन पहले यहाँ से जान लो कंजक्शन में कि सेंटेंस तो दिया रहेगा लेकिन यहाँ नहीं बता रहा है कि नॉट ओनली बट आल्सो से ही जोड़ो। वो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको हम किससे जोड़े कि हमारा वाक्य सही रहे। तो अब ये वाक्य देखो नॉट ओनली बट आल्सो तब लगाएंगे जब ऐसा सेंस आएगा कि ये ही नहीं करता बल्कि ये भी करता है। तो देखो ये वाक्य पढ़ने से लग रहा है कि नहीं कि राम इज राइटिंग अ लेटर। राम एक पत्र पढ़ता है। राम इज वॉचिंग टीवी, तो राम पत्र ही नहीं पढ़ता है बल्कि टीवी भी देखता है। तो कैसे बन जाएगा, हाँ, राम इज नॉट ओनली राइटिंग अ लेटर। हाँ ठीक है, राइटिंग अ लेटर बट आल्सो वॉचिंग टीवी। ठीक है ना। राम इज नॉट ओनली राइटिंग लेटर, राम सिर्फ लेटर ही नहीं लिखता है बट आल्सो वॉचिंग टीवी, किंतु वह टीवी भी देखता है। ठीक है, समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे दे विल गो टू मार्केट
दे विल गो टू मार्केट, और दे विल गो टू स्कूल। वे बाज़ार गए और वे स्कूल गए। तो सिर्फ वो बाज़ार ही नहीं गए, वे स्कूल भी गए। तो कैसे बनाओगे कि दे विल, हाँ, दे विल नॉट ओनली गो टू मार्केट, हाँ, बट आल्सो गो टू स्कूल। हाँ ठीक है, 2 बार है, 1 बार हटा सकते हो यहाँ पे। हाँ ठीक है, बट आल्सो स्कूल, ठीक है। गो टू ना लगाओ क्योंकि इसमें दोनों का वर्ब एक ही है, गो है, तो हम इसको एक बार में ही वाक्य को पूरा कर सकते हैं, छोटा हो जाएगा। सिंथेसिस कर रहे हैं, दे विल नॉट ओनली गो टू मार्केट, सिर्फ वो बाजार ही नहीं जाते हैं, बट आल्सो स्कूल, किंतु वो स्कूल भी जाते हैं। ठीक, गो लगाओगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एक गो से ही दोनों काम हो जा रहा है। तो नॉट ओनली बट आल्सो समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देख लो, अच्छा थोड़ा अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि रमेश इट्स एन एप्पल, रमेश इट्स एन एप्पल। और इसी में दूसरा वाक्य दिया हुआ है, रमेश इट्स एन एप्पल, रमेश ड्रिंक मिल्क, रमेश ड्रिंक मिल्क। हाँ देखो ये सेंटेंस ठीक है कि मतलब देखो इसमें रमेश कुछ कर रहा है और इसमें रमेश कुछ कर रहा है, मतलब यहाँ पे खा रहा है, वहाँ पे पी रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था, जा रहा है। जब दोनों में वर्ब एक हो गया, जा रहा है, तो एक ही से काम हो गया। लेकिन यदि दोनों में वर्ब अलग अलग रहेगा, जैसे यहाँ पे खा रहा है और यहाँ पे पी रहा है, तो अब ये क्या होगा, भाव ही समझो कि रमेश इट्स एन एप्पल, रमेश एक एप्पल खाता है, रमेश ड्रिंक मिल्क, रमेश दूध पीता है। तो रमेश एप्पल ही नहीं खाता है, रमेश दूध भी पीता है। नहीं लग रहा है वाक्य में कि एप्पल ही सिर्फ नहीं खाता, दूध भी पीता है। तो अपने समझ सकते हो कि यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो रखना ही चाहिए कि रमेश नॉट ओनली ईट एन एप्पल, हाँ इट्स एन एप्पल ना, एन एप्पल बट आल्सो ड्रिंक मिल्क। ठीक है, ड्रिंक मिल्क, तो ये ऐसे बन जाएगा। नॉट ओनली बट आल्सो समझ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जब भी वाक्य को पढ़ने से भाव में लगे कि सिर्फ यही नहीं हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो हम नॉट ओनली बट आल्सो ही लगाएंगे। देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो नॉट ओनली बट आल्सो पढ़ा, इसमें क्या था कि दोनों का सब्जेक्ट एक ही था ना, दोनों का सब्जेक्ट एक ही था। यहाँ पर दे था तो यहाँ भी दे था, यहाँ रमेश है तो रमेश यहाँ भी है, यहाँ भी राम है तो यहाँ भी राम है। लेकिन अब हम एक टाइप इसी में और पढ़ेंगे नॉट ओनली बट आल्सो का। कभी कभी वाक्य ऐसे आते हैं कि दोनों के सब्जेक्ट अलग होते हैं, यहाँ पर राम है, यहाँ पे सीता हो जाए, तो कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तुम लिख सकते हो, हेडिंग कर सकते हो कि जब पहला हेडिंग था जब सब्जेक्ट सेम हो, और ये हेडिंग है जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो। उसमें सब्जेक्ट क्या था, सेम था, कर्ता एक ही हो और कर्ता अलग अलग हो। ये दूसरा वाला जिसमें पढ़ा, मान लो समझ लो, वो ए वाला था, तो ये बी वाला बता रहे हैं कि जब कर्ता अर्थात जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट अलग अलग हो, दोनों वाक्यों में अलग अलग हो। तो देखो जब अलग अलग सब्जेक्ट होगा ना, तो वाक्य की शुरुआत जो करेंगे, तो देखो जो स्टार्टिंग करेंगे सेंटेंस का, स्टार्टिंग करेंगे हम बट आल्सो से, नॉट ओनली से। स्टार्टिंग करेंगे जब वाक्य की शुरुआत, तो नॉट ओनली से करेंगे, ठीक है। और नॉट ओनली के बाद हम फर्स्ट वाक्य का वो लिखेंगे सब्जेक्ट, नॉट ओनली से स्टार्टिंग करेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे हम दोनों वाक्यों का कॉमन भाग, एक छोटा सा सूत्र बनाने का प्रयास कर दिए हम, अब बन ही गया, दोनों वाक्यों का कॉमन भाग। अब देखो ये सूत्र तब समझ में आएगा जब एक एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर होगा।
इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है राम प्लेज हॉकी, राम प्लेज हॉकी, राम हॉकी खेलता है, राम प्लेज हॉकी, और मोहन प्लेज हॉकी, मोहन हॉकी खेलता है। राम मोहन सब्जेक्ट अलग हो गया ना, मोहन प्लेज हॉकी, राम प्लेज हॉकी, मोहन प्लेज हॉकी, राम हॉकी खेलता है और मोहन हॉकी खेलता है। तो अब इसको हमें बनाना है नॉट ओनली बट आल्सो से। तो देखो राम ही हॉकी नहीं खेलता बल्कि मोहन भी हॉकी खेलता है। वाक्य बन पा रहा है नहीं ऐसे हिंदी में। तो सबसे पहले शुरुआत जब दोनों का, देखो याद रहेगा भूलोगे नहीं, कि जब दोनों का कर्ता अलग हो जाए, यहाँ पे राम हो गया, यहाँ पे मोहन हो गया, तो हम क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट अलग अलग हो तो हम स्टार्टिंग करेंगे हम नॉट ओनली से, स्टार्टिंग करेंगे नॉट ओनली से। तो देखो हो जाएगा नॉट ओनली, उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, राम, आराम से आएगा। स्टार्टिंग करेंगे नॉट ओनली से प्लस फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट राम, नॉट ओनली राम, फिर उसके बाद लिखेंगे हम बट आल्सो, नॉट ओनली सब्जेक्ट प्लस दोनों वाक्यों का कॉमन। उसके बाद यहाँ पे बट आल्सो लगाने के बाद बट आल्सो, बट आल्सो के बाद दोनों वाक्यों का कॉमन भाग। तो नॉट ओनली राम बट आल्सो, बट आल्सो मोहन, फिर दोनों वाक्यों का कॉमन भाग क्या है, प्लेज हॉकी, प्लेज हॉकी है ना, तो प्लेज हॉकी, प्लेज हॉकी, ये HOCKEY, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें सुधार कर सकते हो कि क्या हो गया, स्टार्टिंग हो गया नॉट ओनली से प्लस फर्स्ट सेंटेंस का क्या लिखते हो, सब्जेक्ट लिखते हो, प्लस क्या लगाते हो, नॉट ओनली स्टार्टिंग करते हैं, राम लिखे, सब्जेक्ट के बाद फिर लिखेंगे बट आल्सो और प्लस कॉमन भाग, प्लस कॉमन भाग, कॉमन पार्ट जो होगा वो लिखेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं तब क्लियर होगा। जैसे दिया हुआ है कि सीता विल गो टू जम्मू, सीता विल गो टू जम्मू, सीता विल गो टू जम्मू। और दूसरा इसमें दिया हुआ है सीता विल गो टू जम्मू और राम विल गो टू जम्मू, राम विल गो टू जम्मू। सीता जम्मू जाएगी, राम भी जम्मू जाएगा। तो सिर्फ सीता है नहीं बल्कि राम भी जम्मू जाएगा। तो देखो तुम बढ़िया है, स्टार्टिंग करो नॉट ओनली से, तो नॉट ओनली क्या हो जाएगा, पहले वाक्य का सेंटेंस नॉट ओनली सीता, फिर उसके बाद बट आल्सो तो लगाएंगे हम बट आल्सो बाद सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट, देखो फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, बट आल्सो के बाद सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट, यहाँ फिर से नहीं लिखे हम, नहीं एक मिनट, स्टार्टिंग करेंगे नॉट ओनली से, फर्स्ट सेंटेंस को सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बट आल्सो लगाएंगे, बट आल्सो को जस्ट बाद आना चाहिए सेकंड सब्जेक्ट आना चाहिए, सेकंड वाक्य का सेंटेंस सब्जेक्ट आना चाहिए, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट। देखो नॉट ओनली सीता बट आल्सो राम, तो नॉट ओनली के बाद क्या लगाया हो, नॉट ओनली के बाद फर्स्ट सेंटेंस का करता, नॉट ओनली सीता बट आल्सो राम, नॉट ओनली सीता बट आल्सो राम विल गो टू जम्मू, देखो विल गो टू जम्मू दोनों में कॉमन है कि नहीं, विल गो टू जम्मू, तो विल गो टू जम्मू क्लियर हुआ होगा। देखो एक बार फिर समझा रहे हैं कि नॉट ओनली हम जब दोनों वाक्यों का नॉट ओनली बट आल्सो से बनाना हो तो दो टाइप से बनाते हैं, खत्म हो गया, समझा दे रहे दोनों को, कॉमन हो जाएगा, समझा जाएगा कॉमन रूप से क्या अंतर है कि जब दोनों का सब्जेक्ट एक ही हो तब कैसे बनाते हो समझ में आया, लेकिन जब दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हो तो दोनों को सब्जेक्ट को लिखना जरूरी होता है। उसमें एक ही आदमी दोनों काम कर रहा था, सब्जेक्ट एक ही लिखे, दोनों काम हो जा रहा था, वहाँ पे जो कॉमन भाग था लिख देते थे फटाक से। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों का कर्ता अलग अलग है, ये भी जम्मू जा रहा है, ये भी जम्मू जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि न सिर्फ ये जम्मू जा रहा है बल्कि वो भी जम्मू जा रहा है, जम्मू तक क्या बोल रहे हैं, न ये जम्मू जा रहा है बल्कि वो भी जम्मू जा रहा है। तो जम्मू जा रहा है तो एक बार बोलेंगे ना, क्योंकि दोनों लोग जम्मू ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो बार लिखा है विल गो टू जम्मू, तो एक बार हो जाएगा। और दोनों लोग जो जाने वाले हैं तो नॉट ओनली सिर्फ ये ही नहीं बल्कि वो भी, तो नॉट ओनली राम
बट आल्सो, नॉट ओनली सीता बट आल्सो राम। और विल गो टू जम्मू, विल गो टू जम्मू दोनों में है, तो ये कॉमन पार्ट हो गया, तो इसको हम लास्ट में रख लेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब हम दूसरा कंजंक्शन पढ़ते हैं, बोथ एंड। देखो बोथ एंड, बोथ माने क्या होता है? दोनों, एंड माने और, BOTH होता है बोथ, बोथ मतलब दोनों होता है, BOTH। तो देखो बोथ और एंड का प्रयोग, बोथ एंड का प्रयोग, इसका यूज देखेंगे बोथ एंड का। बोथ और एंड कंजक्शन है, पता होना चाहिए कि बोथ कंजक्शन है, एंड कंजक्शन है, प्रीपोजिशन ये सब नहीं है, ये सब कंजक्शन है। तो बोथ एंड दोनों साथ साथ आता है, तो कैसे यूज होता है, सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं? तो थोड़ा सा इसमें ये जान लो कि बोथ और एंड से जब जोड़ेंगे तो इसमें जो होगा कॉमन पार्ट ऑफ जो सेंटेंस होगा, कॉमन पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस का कॉमन पार्ट होगा, कॉमन पार्ट ऑफ सेंटेंस, उसको सर्वप्रथम लिखेंगे। दोनों वाक्यों में जो कॉमन हो उसको सर्वप्रथम लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लगाएंगे बोथ, BOTH बोथ। और बोथ लगाने के बाद फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, फर्स्ट सेंटेंस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग करेंगे इसके बाद हम लोग एंड लगाएंगे, एंड। और एंड के बाद सेकेंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, सेकेंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सेकेंड सेंटेंस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, देखो अब आसान हो जाएगा ऐसे बनाना। इससे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसे दिया हुआ आई एम राइटर, आई एम अ राइटर, मैं लेखक हूँ। और है आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तो देखो एकदम ऐसे ही बना दो, मैं एक लेखक हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तो देखो बोला गया कॉमन पार्ट ऑफ सेंटेंस, प्लस बोथ एंड फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकंड सेंटेंस ऑब्जेक्ट। एंड लगा हुआ है, एंड ना, ठीक है, बोथ और एंड लगा हुआ है। तो देखो मैं हो गया ना, कॉमन पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है? आई दोनों में है। देखो इस पूरे वाक्य में, देखो इस पूरे वाक्य में कॉमन क्या दिख रहा है? आई के अलावा कुछ मिल रहा है? तो आई कॉमन पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या हो गया? आई। हाँ, तो आई एम है तो आई एम लिख दो, आई एम दोनों कॉमन है ना, आई भी कॉमन है, एम भी, तो आई एम कॉमन हो गया, तो आई एम लिख लो, कॉमन पार्ट ऑफ सेंटेंस हो गया। उसके बाद बोथ, वाक्य से बनाओ आई एम बोथ। अब बोथ के बाद फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? मैं क्या हूँ? लेखक हूँ, तो आई एम बोथ राइटर, हाँ राइटर। उसके बाद बोथ का फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया, एंड लगाएंगे तो एंड लगा दिए। उसके बाद सेकंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? टीचर। क्लियर हुआ होगा, फार्मूला सही है ये कि आई एम बोथ अ राइटर एंड अ टीचर, आई एम बोथ अ राइटर एंड अ टीचर, मैं एक लेखक और एक टीचर दोनों हूँ। एक वाक्य और देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे सरला इज अ सिंगर, सरला इज अ सिंगर, सरला सिंगर है। और सरला इज अ डांसर, सरला डांसर भी है, सरला इज अ डांसर। सरला टीचर है, सरला डांसर है। तो देखो सरला इज दोनों सेंटेंस का कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या हो गया? सरला इज, सरला इज दोनों दिख रहा है, तो हम लोग सर्वप्रथम लिखेंगे सरला इज। फिर देखो हाँ बोथ, तो कॉमन पार्ट ऑफ सेंटेंस के बाद बोथ लगाओ, तो सरला इज बोथ। अब दोनों है क्या? जो दोनों है का वो लिख दो। जैसे फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, फर्स्ट सेंटेंस का क्या है? सरला इज बोथ क्या है? पहला सिंगर है। ऐसे वाक्य ये फार्मूला ना भी याद है तो दोनों का बस इतना याद रखो कि दोनों का जो कॉमन भाग है उसको पहले लिख दो, फिर कॉमन भाग के बाद जो है दोनों वो लिख दो। सरला इज बोथ है, दोनों है क्या है? बोथ और राइटर। लेकिन देखो दोनों जो है सरला इज बोथ, अच्छा यहाँ देख रहे हैं हम, सरला इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर। ठीक है, सरला एक डांसर और एक टीचर
दोनों हैं, बोथ लगाने के बाद क्या है, एक सिंगर है एक डांसर है, दोनों हैं तो ये दोनों को उतार लिए। दोनों पहले क्या करते हैं कि दोनों में जो कॉमन है वो लिखते हैं, बोथ लगा देते हैं, प्रथम का ऑब्जेक्ट एंड लगा के दूसरा का ऑब्जेक्ट, बस हो गया। क्लियर है दोनों वाक्य? यस सर। ठीक है। अब बोथ एंड में ही हम देखेंगे कि जब सब्जेक्ट दोनों का अलग हो, सब्जेक्ट अलग हो तो सब्जेक्ट अलग हो तो कैसे बनाएंगे। जैसे इसी को यदि हम लोग समझना चाहें तो देखो इसी में सब्जेक्ट अलग करके बता दे रहे हैं, एक एक वाक्य यहाँ से भी देख लो, सब्जेक्ट अलग कर दो। जैसे कि आई एम ए राइटर, मैं एक लेखक हूँ, आई एम ए राइटर, और यू आर ए टीचर, मैं एक लेखक हूँ और तुम एक टीचर हो। तो अब कैसे हो जाएगा, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हो। तो आई एम ए राइटर तो बोथ लिखो, बोथ, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगा ना, जब सब्जेक्ट अलग होगा तो यहाँ पे राइटर है ना, तो यहाँ पर भी राइटर ही रहेगा। आई एम ए राइटर, यू आर ए राइटर, सब्जेक्ट अलग हो गया लेकिन ऑब्जेक्ट दोनों का सेम रहेगा। तो कैसे बनाएंगे कि बोथ, सबसे शुरुआत करेंगे, जब दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हो तो बोथ से शुरुआत करेंगे। पहले बोथ लगाएंगे, बोथ आई एंड यू, हो गया, बोथ आई एंड यू और राइटर, मैं और तुम दोनों लोग क्या है, राइटर हैं। हाँ, और राइटर दोनों था ना, हाँ एक लेखक हैं, तो बोथ आई एंड यू और राइटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक ही रहेगा, सेम है। सरला इज ए सिंगर और गीता इज ए सिंगर, सरला सिंगर है, गीता भी सिंगर है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक रहेगा तभी बन पाएगा। सरला इज ए सिंगर, गीता इज ए सिंगर, तो ये भी बन जाएगा। लगा दो सबसे पहले बोथ, जब दोनों का सब्जेक्ट एक रहे तो बोथ लगाओ, बोथ सब्जेक्ट अलग हो तब, दोनों का कर्ता अलग हो तो बोथ लगाएंगे। दोनों में दोनों का नाम देंगे, बोथ सरला एंड गीता, बोथ सरला एंड गीता इज ए सिंगर, सरला और गीता दोनों क्या हैं, गायक हैं। बोथ सरला एंड गीता, तो थोड़ा सा अंतर था, उसमें सब्जेक्ट अलग था तो दूसरे प्रकार से बनाते थे, और ये सब्जेक्ट सेम था तो दूसरे प्रकार से बनाते थे। सब्जेक्ट अलग रहेगा तो और सरल हो जाएगा। बोथ लगा दो पहले ही कि दोनों सरला और गीता क्या है, गायक हैं। ऑब्जेक्ट सेम है ना, जो ऑब्जेक्ट बोथ लगाओ, सब्जेक्ट लिखो दोनों का, एंड लगा जोड़ो, दो लोग हैं, बोथ पहले लगाओ, सरला एंड गीता, एंड से दोनों लोगों को जोड़ दो, इज अ सिंगर सेम है, तो लास्ट में मतलब बैठा दो कि दोनों सरला और गीता क्या है, एक सिंगर है, एक गायक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि बोथ आई एंड यू आर अ राइटर होना होगा ना, यहाँ पे आई एंड यू दो लोग हो गए, इसमें एम लगा था, आर लगा था, तो यहाँ पे आई एंड यू बहुवचन हो गया, तो मैं और तुम दोनों लोग क्या है, राइटर हैं। तो है के लिए कुछ लगना चाहिए, तो दो लोग हैं तो ये प्लूरल हो गया तो आर लगेगा। ठीक है, ये नहीं कि आई के साथ एम, यू के साथ आर नहीं, ये एक लोग हो गए, यू दो लोग हो गए, तो दो लोगों के लिए क्या लग गया, आर, ये प्लूरल हो गया ना। ये नहीं सोचना है कि ये आई के साथ यार बन, कि सरला भी सिंगर है, गीता भी, तो सरला और गीता यहाँ तो सिंगुलर मिलकर प्लूरल हुआ है, लेकिन यहाँ पे आई भी प्लूरल था, यू भी प्लूरल है ना, आई भी बहुवचन है, यू भी बहुवचन, लेकिन फिर भी इसको एक और एक मान करके दो बहुवचन कर लिए थे, और यहाँ पे सरला और गीता साफ साफ दिख रहा है कि बहुवचन हो गया, तो यहाँ पे इज होना ही नहीं चाहिए, आर होना चाहिए। चलो अगला यूज देखते हैं हम, नाइदर नार का। नाइदर नार का मतलब होता है न तो ये न तो वो, नाइदर नार। जब कभी वाक्य में प्रयोग करना हो कि ना हमें ये चाहिए ना वो चाहिए, तो नाइदर नार का प्रयोग करते हैं, और नाइदर नार देखते हैं हम लोग। देखो जो कंजक्शन है ना, नाइदर नार या बोथ, जो भी पढ़े हो, बोथ आर, जितने भी कंजक्शन हैं जो दो दो ज्वाइंट के रूप में आ रहे हैं, उनको हम एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते, थोड़ी डिस्टेंस पे ही करते हैं। तो देखो नाइदर नार, NEITHER, नाइदर हो गया, और डॉट डॉट करेंगे नार या नो आर। नाइदर नार का मतलब होता है ना तो ये ना ये, ऐसा कर सकते हो, ना तो ये ना ये नाइदर नार मतलब ना हमें ये चाहिए ना ये चाहिए, या ना ये सही है ना वो सही है। जब इस तरह का भाव आए तो हम नाइदर नार का प्रयोग करते हैं। तो देखो इसमें भी क्या करते हैं ना कि जो कॉमन जो दोनों सेंटेंस में होता है,
दोनों सेंटेंस का जो कॉमन भाग होता है उसको हम पहले लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं हम लोग? कॉमन पार्ट। पहले हम कॉमन पार्ट ऑफ बोथ सेंटेंस, कॉमन पार्ट ऑफ बोथ। बोथ मतलब क्या होता है? दोनों। बोथ का मतलब दोनों होता है। तो बोथ सेंटेंस का सबसे पहले हम वही काम करेंगे कि दोनों सेंटेंस को देखेंगे और दोनों सेंटेंस का जो कॉमन पार्ट होगा उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे ना। और उसके बाद हम लगाएंगे नाइदर, और उसके बाद हम लगाएंगे नाइदर यानी NITHER। पहले कॉमन पार्ट लिखेंगे, फिर नाइदर लिखेंगे, और नाइदर के बाद शेष भाग लिखेंगे। जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो लिखेंगे। शेष भाग अर्थात रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, सबके इंग्लिश भी आना चाहिए, तो रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो लिखेंगे। और उसके बाद जो होगा हम लिखेंगे रिमेनिंग पार्ट के बाद जो सेकेंड सेंटेंस होगा, सेकेंड सेंटेंस का अनकॉमन पार्ट, मतलब कि जो कॉमन नहीं है, अनकॉमन पार्ट लिखेंगे ना। अनकॉमन पार्ट का मतलब क्या होता है? भाग। बात समझ आई? देखो नाइदर नाव कैसे करते हैं कि सबसे पहले कॉमन पार्ट ऑफ बोथ सेंटेंस, दोनों सेंटेंसों को जो कॉमन भाग है, जो दोनों में मिल रहा है, उसको पहले लिख लेते हैं। और लिखने के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? नाइदर लगा देते हैं। नाइदर लिखने के बाद शेष भाग जो बचा, रिमेनिंग पार्ट, वो लिखते हैं। और उसके बाद सेकेंड सेंटेंस का अनकॉमन, शेष भाग रिमेनिंग पार्ट क्या होता है ना, कॉमन वाला। देखो यहाँ पे बता रहे हैं हम फर्स्ट सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट। तो इसका एग्जांपल एक तो देखते हैं हम लोग, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नार तो लगाए नहीं क्या? तो नाइदर नार ना, और फिर नार लगाते हैं। अच्छा, नार के बाद यहाँ पे ना, यहाँ देखें सेकेंड सेंटेंस का अनकॉमन पार्ट, तो यहाँ पे शेष भाग लिखते हैं, फिर यहाँ पे नार लगाते हैं, NOR नार। और नार के बाद हम सेकेंड सेंटेंस का अनकॉमन भाग लिखते हैं ना, वाक्य से ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। जैसे देखो, रमेश विल नॉट गो टू जयपुर। गो टू जयपुर, रमेश जयपुर नहीं जाएगा। और दिया रमेश विल नॉट गो टू अजमेर। रमेश विल नॉट गो टू अजमेर, AJMER अजमेर। रमेश जयपुर नहीं जाएगा, रमेश अजमेर नहीं जाएगा। तो देखो पहले क्या लिखे ना, रमेश विल नॉट गो टू, रमेश विल नॉट गो टू जयपुर, और राम विल नॉट गो टू, राम नहीं, सब्जेक्ट एक होना चाहिए तभी तो कॉमन पार्ट आएगा। अभी सब्जेक्ट एक होगा, फिर अलग वाला देखेंगे बाद में। फिर देखो रमेश विल दिया है ना, तो पहले क्या लिखेंगे? कॉमन पार्ट ऑफ बोथ सेंटेंस। तो रमेश विल दोनों मिल रहा है, तो रमेश विल वो लिख लो, रमेश विल। उसके बाद क्या लगाएंगे हम लोग? फर्स्ट सेंटेंस हो गया, फिर नाइदर लगाएंगे। तो रमेश विल नाइदर, NEITHER, रमेश विल नाइदर। नाइदर के बाद क्या लिखेंगे? शेष भाग जो बचा है, रमेश विल नाइदर गो टू जयपुर, गो टू जयपुर, जयपुर नार अजमेर। इसको ऐसे बन जाएगा, देखो रमेश विल नाइदर गो टू जयपुर, कॉमन पार्ट ऑफ बोथ सेंटेंस लिखेंगे, फिर नाइदर लगाएंगे, फिर शेष भाग जो बचा है उसके बाद नॉट लगाएंगे। रमेश विल नाइदर, फिर गो टू लगा दिए, गो टू जयपुर, फिर रमेश विल नाइदर गो टू जयपुर, नार यहाँ पर होगा, नॉट नहीं नार, नार अजमेर। न रमेश जयपुर जाएगा और न ही अजमेर जाएगा। रमेश विल नाइदर गो टू जयपुर नार अजमेर। पहले क्या लिखते हैं हम? फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, फिर रमेश विल तो दोनों कॉमन है, तो कॉमन हो गया, फिर नाइदर लगा दिए, फिर फर्स्ट सेंटेंस का हम वर्ब लिखेंगे, गो आ गया, फिर गो टू जयपुर, फर्स्ट सेंटेंस का जो वाक्य है, फिर नार लगा करके जो सेकंड सेंटेंस का बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट, जो सेंटेंस का अनकॉमन पार्ट है, जैसे कि इसमें जयपुर था, इसमें अजमेर है, तो फर्स्ट सेंटेंस का जो बचा गो टू जयपुर लिख दिए, फिर नार लगाने पे सेकंड सेंटेंस का अनकॉमन पार्ट। तो सेकंड सेंटेंस में अनकॉमन क्या है? अजमेर नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पे जयपुर था, यहाँ अजमेर था, तो जयपुर तो लिख चुके थे, लेकिन अजमेर इसमें नहीं मिल रहा था, तो अनकॉमन पार्ट ये हो गया। ऐसे भी देखो भाव से भी बना सकते हो इसको, जरूर नहीं है कि वैसे ही समझो कि रमेश विल नॉट गो टू जयपुर, रमेश जयपुर नहीं जाएगा, नाइदर ना जाना, ना तो ये ना तो वो, तो बस ऐसे ही समझ लो। ये सब सेंटेंस इसके फार्मूले बिना भी कर सकते हो। रमेश ना तो जयपुर, जब दोनों वाक्य रहें, दोनों में सब्जेक्ट एक करे ना, रमेश रमेश दोनों है, न तो यहाँ जाएगा न तो वहाँ जाएगा, तो रमेश न देखो न जयपुर जा रहा है और न ही अजमेर जा रहा है,
तो इसमें क्या आ गया, नाइदर नार, न तो यहाँ जाएगा न तो वहाँ जाएगा। रमेश विल नाइदर गो टू जयपुर, रमेश न तो जयपुर जाएगा और न ही अजमेर जाएगा। रमेश विल नाइदर गो टू जयपुर नार अजमेर। ऐसे ठीक है। एक सेंटेंस और देखते हैं हम लोग। अच्छा लिख दो, रहीम इज नॉट रीडिंग। रहीम इज नॉट रीडिंग, रहीम क्या नहीं कर रहा है, रीडिंग नहीं कर रहा है, अर्थात पढ़ नहीं रहा है। और इसमें दिया हुआ है रहीम इज नॉट वाचिंग टीवी, और वही बात हो गया, रहीम इज नॉट वाचिंग टीवी। अब इसमें दोनों में नहीं आ रहा है ना, मतलब ना तो वो पढ़ रहा है ना तो वो देख रहा है, कुछ और ही कर रहा है। रहीम इज नॉट रीडिंग, रहीम इज नॉट वाचिंग टीवी लिखा दो यहाँ पे, वाचिंग टीवी। ना तो वो टीवी देख रहा है ना तो वो पढ़ रहा है। तो कैसे बनाओगे, देखो रहीम दोनों में ना, रहीम इज तो लिख दो रहीम इज, क्योंकि काम दोनों करने वाला ये रहीम ही है। तो रहीम इज नॉट कैसे लगाओगे, रहीम इज नॉट नहीं लगाते, इसमें नाइदर लगाते हैं ना। रमेश इज नाइदर रीडिंग, ना तो पढ़ रहा है, रमेश इज नाइदर रीडिंग, रमेश इज नाइदर रीडिंग नॉर वाचिंग टीवी। वाचिंग टीवी, ना तो वो पढ़ रहा है ना तो वो टीवी देख रहा है। रहीम इज नाइदर रीडिंग नॉर वाचिंग टीवी। तो नाइदर नॉर समझ में आया होगा। अब इसका दूसरा टाइप होगा कि जब दोनों के जो सब्जेक्ट हो अलग हो, जब दोनों का सब्जेक्ट अलग हो तो देखो कैसे बनाते हैं। जब सब्जेक्ट अलग हो तब भी हम ऐसे बनाएंगे। तो वाक्य की शुरुआत हम नाइदर से करेंगे और भाव के अनुसार हम नार लगा लेंगे। अभी क्लियर हो जाएगा, सेंटेंस से ही क्लियर हो जाएगा। देख लो, बस ये जान लो कि जब दोनों के सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो नाइदर शुरुआत करेंगे। जैसे पीछे वाले में भी देखे हो, बोथ एंड वाले में, कि बोथ और एंड जब सेंटेंस के दोनों के सब्जेक्ट सेम थे तो शुरुआत हम किससे करते थे, बोथ से शुरुआत करते थे। यदि अलग अलग रहता था तो दोनों के जो कॉमन पार्ट होते थे लिख लेते थे, उसके बाद बोथ लगाते थे, आगे एंड लगाते थे। तो उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे हम, जब सब्जेक्ट एक रहेगा तो नाइदर से वाक्य का शुरुआत करेंगे, नार बीच में लगाएंगे। तो सेंटेंस देखते हैं, ऐसा सेंटेंस जो दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हो। जैसे महेश इज नॉट राइटिंग से पहला एक वाक्य है कि महेश इज नॉट राइटिंग, महेश लिख नहीं रहा है। और राम इज नॉट राइटिंग। हाँ, तो देखो जब दोनों का सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं ना तो ऑब्जेक्ट एक हो जाते हैं, सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं, कर्ता अलग हो जाता है, तो जो कर्म होता है हमारा, वर्ब होता है, वो सेम हो जाता है। तो महेश इज नॉट राइटिंग, राम इज नॉट राइटिंग। महेश नहीं लिख रहा है, राम भी नहीं लिख रहा है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, नाइदर से। तो वाक्य की शुरुआत करेंगे नाइदर से, नाइदर महेश, उसके बाद नार राम इज राइटिंग, आर राइटिंग। इसमें इज ही लगेगा, न तो आ गया ना, मतलब इसमें एक ही लोग की बात हो रहा है कि न महेश लिख रहा है न ही राम लिख रहा है। तो नाइदर आएगा तो सिंगुलर ही होगा, आर नहीं लगेगा। तो नहीं बीच में, हाँ, इसमें ऐसे नाइदर महेश नार राम इज राइटिंग, न तो महेश लिख रहा है न ही राम लिख रहा है। तो जब ऐसे वाक्य आए तो शुरुआत नाइदर से करेंगे और दोनों को सब्जेक्ट को नार लगा के जोड़ देंगे और जो कॉमन भाग है लास्ट में देंगे। सिंपल सा इसका सूत्र दिखना चाहिए, सूत्र में कुछ रखा नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, नाइदर लगाएंगे। नाइदर के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे, नार लगाएंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, सेकेंड सब्जेक्ट लिखेंगे और प्लस क्या लिख देंगे हम, जो हमारा वर्ब दिया हुआ है, कॉमन वर्ब जो दोनों में कॉमन वर्ब था वो लिख लेंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। नाइदर लगाएंगे, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट नार, सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट, कॉमन वर्ब दोनों में क्या था कि लिखने वाला था राइटिंग, तो राइटिंग लास्ट में आया ना, इज राइटिंग, ऐसे हो जाएगा। तो सिंपल ही है ये भी। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आइदर आर। देखो नाइदर नार ये था, आइदर आर जो होता है
ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, या तो ये या तो वो, ये विकल्प बारे में प्रयोग होता है। विकल्प बता रहे अभी, आइदर आर। आइदर आर का मतलब होता है ना कि या तो ये या तो वो, या तो ये या तो वो। तो जहाँ पर विकल्प वाली वो बात होती है, ऑप्शन चुनने की बात होती है, वहाँ पे हम आइदर आर का प्रयोग करते हैं। आइदर आर, ओ आर आर है। जहाँ पे ऑप्शन वाली बात होती है, विकल्प चुनने वाली बात होती है, वहाँ पे कि मैं ये नहीं ये लूँगा, तो वहाँ पे ऑप्शन हो गया ना, या इन दोनों में से तुम कौन सा लोगे, तो वहाँ पे आइदर आर का प्रयोग होता है। और ये दोनों वाक्य पॉजिटिव होती है। ये ध्यान रखना कि दोनों जो वाक्य होते हैं, दोनों सेंटेंस जो होते हैं, ये दोनों सेंटेंस पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक नहीं, पॉजिटिव का मतलब हो गया तुम्हारा कि निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा, सिंपल वाक्य होते हैं, समझ रहे हो। जो दोनों सेंटेंस होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव गेटिव नहीं आता है। तो देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला जैसे दिया हुआ है कि ही विल गो टू अलवर, ही विल गो टू अलवर, ही विल गो टू अलवर, और ही विल गो टू दिल्ली, ही विल गो टू दिल्ली। तो देखो इसमें भी ये पहला क्या है कि सेंटेंस, ये सब्जेक्ट सेम है, ही और ही है ना, ही विल गो टू दिल्ली। देखो दोनों पॉजिटिव वाक्य है कि वो अलवर भी जाएगा और दिल्ली भी जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली। तो इसको आइदर आर से यदि बनाना है तो इसमें ये कह सकते हो कि वो अलवर जाएगा या तो दिल्ली जाएगा, या तो वो अलवर जाएगा या तो दिल्ली जाएगा। तो आइदर आर से जब बनाते हैं तो इसको ऐसे बनेगा कि जो दोनों में कॉमन है, ही विल दिख रहा है ना, तो ही विल ऐसे लिख लो, ही विल, फिर फर्स्ट सेंटेंस का हम वर्ब लिखेंगे। दोनों में तो वर्ब जो कॉमन है ऐसे समझ लो कि दोनों सेंटेंस में कॉमन क्या है, ही विल गो कॉमन है, तो कॉमन पार्ट पर लिख लो कि ही विल गो, ही विल गो, ही विल गो कहाँ जाएगा वो, आइदर लगाओ, आइदर अलवर, हाँ आर लगाना है ना, आर दिल्ली, दिल्ली जी कैपिटल लिखना, किसी भी शहर का नाम हो तो कैपिटल से लिखा करना, दिल्ली। तो ही विल गो आइदर अलवर आर दिल्ली, या तो वो अलवर जाएगा या तो दिल्ली। तो आइदर आर मतलब या तो होता है जब सेंटेंस सेम हो। तो इसका भी सूत्र बनाना चाहो तो सूत्र में कुछ रखा नहीं है। सबसे पहले दोनों सेंटेंसों का जो कॉमन होगा, कॉमन पार्ट होगा वो लिख लेंगे। कॉमन पार्ट लिखने के बाद क्या लगाएंगे हम लोग, आइदर लगाएंगे। फिर हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट फॉर्मूला लिख लिया करो, अच्छा रहेगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद आर लगाएंगे, फिर हम सेकेंड ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सेकेंड ऑब्जेक्ट। आ रहा समझ? देखो ही विल गो कॉमन था तो कॉमन पार्ट ही विल गो आ गया, फिर हम आइदर लिख दिए, फिर फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, अलवर, तो ही विल आइदर, क्या है कॉमन पार्ट है ना, तो ही विल गो आइदर अलवर, तो कॉमन अलवर आ गया फर्स्ट सेंटेंस का, आइदर के बाद ऑब्जेक्ट आया नहीं, फिर फर्स्ट सेंटेंस, फिर हमारा यहाँ पे हाँ फर्स्ट सेंटेंस हो गया, फिर आर लगा दिए, उसके बाद आर आ गया, फिर सेकंड सेंटेंस ही विल नहीं लगाएंगे, फिर सेकंड सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली, तो ही विल गो आइदर अलवर आर दिल्ली, आर दिल्ली, ठीक है। लिख चुके हो सब? इसका एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। ये पहला एग्जांपल हो गया, यहाँ पे था, और सूत्र के बाद एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं कि सी इज रीडिंग अ बुक, सी इज रीडिंग अ बुक, सी इज रीडिंग अ बुक, और आगे दिया हुआ है सी इज राइटिंग एन एसे, सी इज राइटिंग एन एसे। बना सकते हो इसको। देखो सी रीडिंग अ बुक और सी राइटिंग एन एसे, फार्मूला से बनाओ। फार्मूला हमारा क्या है, कॉमन पार्ट क्या है, सी इज रीडिंग, सी इज है ना, तो सी रीडिंग अ बुक और सी इज राइटिंग अ एसे, ऐसे। तो इसमें देखो क्या आ गया, आइदर आर, ठीक है। तो सी इज, देखो वो क्या कर रही है, बुक पढ़ रही है और वो पत्र लिख रही है, तो सी इज कॉमन पार्ट क्या है, सी इज, फिर सी इज के बाद क्या हो जाएगा, रीडिंग अ बुक, फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिख दो, रीडिंग अ बुक, पढ़ने वाला काम क्या हो रहा है, रीडिंग अ बुक, सी इज रीडिंग अ बुक, या तो पत्र पढ़ रही है, सी इज रीडिंग अ बुक, इसको थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हम, सी इज आइदर होगा ना, या तो वो पत्र पढ़ रही है या तो वो निबंध लिख रही है,
तो सी इज आइदर रीडिंग अ बुक, सी इज आइदर रीडिंग अ बुक, और उसके बाद हो जाएगा रीडिंग अ बुक आर राइटिंग एन एसे, आर राइटिंग एन एसे। देखो सी इज आइदर, या तो वो रीडिंग बुक कर रही है, या तो पुस्तक पढ़ रही है, या तो वो राइटिंग एन एसे, या तो वो निबंध लिख रही है। तो कॉमन पार्ट क्या था, सी था, सी दोनों मिल रहा है। बाकी तो फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रीडिंग अ बुक और राइटिंग एन एसे। फर्स्ट सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट और सेकंड सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो लिख देंगे, जो कॉमन हो रहा है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, जब दोनों के सब्जेक्ट अलग होंगे, देखो इस समय सब्जेक्ट एक थे, सी और सी था, लेकिन जब सब्जेक्ट अलग होगा तो वो वाक्य जो होगा और भी आसान होगा। यहाँ पे ही और ही था, और देखो जब सब्जेक्ट अलग होगा तो उसको हम और आसान से बनाएंगे, जैसे ऊपर वाले बनाए थे वैसे ही बन जाएगा। जिससे आ गया कि यहाँ पे सीता इज प्लेइंग, यहाँ दे दिया है सीता इज प्लेइंग, सीता खेल रही है, और दिया है राम इज प्लेइंग, राम भी खेल रहा है। ये ध्यान दिया करो कि जब दोनों का सब्जेक्ट सेम होगा तो वर्ब हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट अलग अलग होगा तो वर्ब सेम होगा, सब्जेक्ट अलग अलग होगा तो वर्ब सेम होगा, या ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट सेम होगा। तो सीता इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट सेम होता है, अलग अलग होता है, तो हमेशा ध्यान देते हो कि जो पहला वाला होता है, जैसे आइदर आर हो, चाहे नाइदर नार रहा हो, चाहे बोथ आर रहा हो, सभी में क्या किए, बोथ पहले लिख दिए थे। नाइदर नार में नाइदर पहले लिख दिए थे, अब आइदर आर में आइदर पहले लिखेंगे। सेम तो हो रहा, सेम हो रहा सब में ना, कि जब भी सब्जेक्ट अलग अलग हो तो जो पहला वाला आता है चुनने के लिए उसको फर्स्ट लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे आइदर, आइदर, फिर लगा दो फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट, आइदर सीता आर राम, या सीता या राम। देखो या हो रहा है तो यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे, या सीता या राम, सिंगुलर ही हो रहा है। आइदर सीता आर राम इज प्लेइंग, हो रहा है बढ़िया से आया होगा समझ में। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा कि कमलेश स्विम्स, कमलेश स्विम्स, कमलेश स्विम्स, बिना स्विम्स, बिना स्विम्स, कमलेश स्विम्स बिना स्विम्स, इसको भी बना सकते हो। सबसे पहले देखो यहाँ पे कमलेश और बिना अलग अलग आ गए, तो क्या हो जाएगा, आइदर, आइदर, आइदर कमलेश, हाँ पहला सब्जेक्ट कमलेश है ना, आइदर कमलेश, हाँ आर बिना स्विम्स, दोनों का वर्ब एक ही है तो लास्ट में वर्ब्स लगा दो, ऐसे ही बनेगा। सब एक ही टाइप से बन रहा है, समझ में आया होगा। आइदर आर होगा तो लगाएंगे कि मतलब इसका भाव ये होता है कि या तो कमलेश तैरता है या तो बिना तैरती, दोनों नहीं, या तो कमलेश तैरता है या तो बिना, तो आइदर आर का प्रयोग करेंगे।